नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो एमपी सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, हाल ही में जो है तो एमपीपीएससी आयोग द्वारा जो है तो एमपी सेट एग्ज़ाम की डेट जो है तो अनाउंस कर दी है दोस्तों। और आप में से जो है तो आप अपनी तैयारी में भी जो है तो लग गए होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी सेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों। तो उसके सिलेबस से रिगार्डिंग आज हम इसमें बात करेंगे और दोस्तों फुल डिटेल्स में हम जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि एमपी सेट में जो है आपका दो पेपर होते हैं। एक आपका होता है सेकंड पेपर जो होता है आपका सब्जेक्ट का होता है, और फर्स्ट पेपर जो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है। ठीक, जनरल अवेयरनेस का। तो दोस्तों देखिए, आप अपने सिलेबस, आप अपने सब्जेक्ट को तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि आप उस जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर होता है दोस्तों, उस सब्जेक्ट से जो आपको सेट एग्ज़ाम देना होता है। और दोस्तों, आपको ये भी पता है कि अगर आप सेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो है तो आपके पास योग्यता हो जाती है। जैसे ही जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तो दोस्तों आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती के लिए जो है तो जो ऐसे कैंडिडेट्स जो सेट क्वालिफाई रहते हैं या फिर नेट क्वालिफाई रहते हैं, जिनका भी पीएचडी कंप्लीट होता है, ऐसे लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरने की पात्रता होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह आपका लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। दोस्तों, आपके सेट एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड है दोस्तों। फर्स्ट जो आपका होता है जनरल अवेयरनेस का होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है तो वो आपके सब्जेक्ट का होता है। तो उसमें क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के जो है तो आप एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि आपको कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हैं, किसी भी कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है आपको वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को जो है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही आपके दोस्तों इसमें फर्स्ट पेपर में जो है तो मेंशन किया गया है जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों, इसमें जनरल अवेयरनेस जो मेंशन करने का मेन कारण यही है कि आप, ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपको अच्छा नॉलेज तो है आपके सब्जेक्ट का, लेकिन आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपके अंदर क्या ऐसी योग्यता है कि जो है तो आप अपने जो है ज्ञान को मतलब स्टूडेंट को अच्छे से आप बता पाएँ। तो क्या आपको टीचिंग का नॉलेज है? क्या अच्छे से आप बच्चों के सामने कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें फर्स्ट पेपर में मेंशन की गई होती हैं। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं एक एक करके। दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। अगर दोस्तों आप लगता है कि आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों देखिए, आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, स्वाभाविक है आप सेट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो स्वाभाविक आपके दिमाग में यही होगा कि हम हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जाएंगे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो दोस्तों, आप जो इस सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप वही, आप जो है तो डेडिकेटेड के साथ पढ़िए, यही सोच के साथ पढ़िए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या ऐसी योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो दोस्तों ये सिलेबस अगर आप एक एक शब्द को अगर पकड़ कर चलेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, उसमें जो है तो टोटल 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट में जैसे हम समझ लेते हैं, पहले देखते हैं दोस्तों आपका शिक्षण अभिक्षमता होती है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर दोस्तों आपकी दूसरी जो यूनिट होती है इसमें अनुसंधान अभिक्षमता, यानी जो है तो रिसर्च एप्टीट्यूड। और फिर दोस्तों आपकी यहाँ पे तीसरी जो यूनिट होती है दोस्तों यहाँ पर अध्ययन बोध, यानी कंप्रहेंसन। और आपकी जो चौथी यहाँ पे यूनिट होती है दोस्तों यहाँ पर संचार, यानी कम्युनिकेशन। फिर दोस्तों आपकी जो पांचवी यूनिट होती है दोस्तों यहाँ पर होती है रीजनिंग, उसके साथ में इंक्लूड होती है मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों आपकी जो छठवीं इसमें यूनिट होती है दोस्तों युक्त संगत तर्क, यानी लॉजिकल रीजनिंग इसमें जो होती है। तो इसमें लॉजिक से संबंधित जो है तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इनको हम एक एक शब्द जो है तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो। ये दोस्तों देखते हैं जो आपकी 8वीं यूनिट है दोस्तों, इसमें अपना सूचनाओं का विवेचन, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर देखते हैं दोस्तों आपको पढ़ना रहता है 8वीं यूनिट। दोस्तों 8वीं यूनिट में जो है आपको यहाँ पढ़ना होता है दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। चलिए दोस्तों समझते हैं यहाँ पर। फिर जो आपकी 9वीं यूनिट हो जाती है दोस्तों जन एवं पर्यावरण। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है तो जन एवं पर्यावरण के बारे में भी आपको पढ़ना रहता है। फिर दोस्तों आपकी जो 10वीं यूनिट है दोस्तों यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। हम हर एक यूनिट को बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, फिर समझते हैं
यहाँ पर सबसे पहली यूनिट जो है दोस्तों आपकी शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए दोस्तों, आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्ज़ाम का अगर पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो है तो फर्स्ट पेपर जो है तो लेने का आपका कारण यही है कि एमपीपीएससी जो आयोग होता है दोस्तों, आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट पेपर के माध्यम से कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, बनना है आपको, तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों स्वाभाविक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनते हैं तो दोस्तों स्वाभाविक है आपको क्या काम रहेगा वहाँ पर, बच्चों को पढ़ाना रहेगा। आप किसी कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में जा करके क्या करेंगे, आप शिक्षण का कार्य करेंगे। तो जो है आयोग आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा है दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता के माध्यम से कि आप टीचिंग के बारे में क्या जानते हैं, टीचिंग के बारे में जो है तो आपको कितना पता है। आप मान लीजिए आपको टीचिंग करना है वहाँ पे, तो आप टीचिंग कैसे करेंगे, तो उससे संबंधित तो दोस्तों जो है तो आपका फर्स्ट यूनिट इसलिए इसमें मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है शिक्षण। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि शिक्षण, तो दोस्तों आपको शिक्षण के बारे में पता होना चाहिए। आप एक पॉजिटिव वे के साथ अगर आप सिलेबस को देखते हैं दोस्तों, तो आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। तो देखिए आपको शिक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग क्या है। हम स्वाभाविक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाना है तो हमको ये भी पता होना चाहिए भाई टीचिंग, हमको टीचिंग करना है, वहाँ पढ़ाना है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है शिक्षण की प्रकृति पता होना चाहिए कि भाई शिक्षण की प्रकृति क्या है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप टीचिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको टीचिंग का उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि भाई हम अगर पढ़ा रहे हैं तो भाई पढ़ाने का भी तो कुछ उद्देश्य होगा, भाई हम टीचिंग क्यों कर रहे हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको ये जानना होता है कि टीचिंग की विशेषताएं क्या होती हैं। जो अब हम शिक्षण करने जा रहे हैं, अगर हम शिक्षण करेंगे तो वही उसकी विशेषताएं भी कुछ होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेषताएं भी पढ़ना रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे आपके सिलेबस में है आधारभूत आवश्यकताएं। देखिए दोस्तों शिक्षण में जो है तो मेन आधारभूत आवश्यकताएं किसकी होती है दोस्तों, तो जैसे कि आप पता है कि अगर आप टीचर बनते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं दोस्तों, तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है। जैसे एक तो शिक्षक होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए और एक सिलेबस। दोस्तों अगर तीन में से अगर एक भी चीज़ अगर नहीं है दोस्तों, तो आप जो है तो आपका टीचिंग हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिक्षक तभी है जब स्टूडेंट होंगे, ठीक, और इनके बीच में स्टूडेंट और शिक्षक तभी होंगे जब कोई सिलेबस होगा। भाई कोई ना कोई तो सिलेबस तो होना चाहिए, तभी ना प्रोफेसर पढ़ाएंगे। अगर सिलेबस ही ना रहेगा तो हम पढ़ाएंगे क्या। अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो जो तो टीचर पढ़ाएगा किसको। तो दोस्तों यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो यहाँ पे एक शिक्षक हो गया, एक स्टूडेंट हो गया और एक जो आपका सिलेबस होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर दोस्तों फिर आगे बात करेंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों यहाँ पर अध्येता की विशेषताएं। अध्येता का मतलब होता है दोस्तों लर्नर्स, जो सीखने वाला होता है। इसको अधिगम भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लर्नर्स, यानी सीखने वाला यानी स्टूडेंट। जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं दोस्तों, तो आपको देखिए वहाँ पर जो अधिगम करता होंगे, जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या कहेंगे, अधिगम करता कहेंगे, यानी लर्नर्स कहेंगे, वो सीखने वाले होते हैं दोस्तों। तो उनकी भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। देखिए उनमें से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, बहुत से होंगे जो तो मंद बुद्धि के होंगे, बहुत से होंगे देखिए आप जैसे उनमें किसी न किसी शारीरिक रूप से शरीर का अभाव रहेगा, जैसे कोई विकलांग रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में जो है तो उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है दोस्तों। उनके बीच में रह करके आपको जो है तो टीचिंग कार्य करना होता है। तो दोस्तों आप कैसे जो है तो उनको एक साथ लेकर के कैसे आप सभी को जो है तो मैनेज वहाँ पे कर पाते हैं, सभी को अच्छी तरह से जो है तो अपने जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कैसे उनको जो है तो अपनी बातों को कैसे उन तक प्रेषित कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आप जो है तो टीचिंग करेंगे तो सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी लर्नर्स होते हैं, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे टीचिंग करना होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पे अध्येता की विशेषताओं को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों जब आप टीचिंग करेंगे तो स्वाभाविक है उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचिंग को प्रभावित करती हैं, यानी इफेक्ट डालती हैं, जो इफेक्टिव होती हैं टीचिंग में। देखिए टीचिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका जो टीचर होता है, टीचर का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर शिक्षक को विषय का ज्ञान नहीं है तो वह टीचिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे टीचर हो गया, टीचर को शिक्षा का अपने सब्जेक्ट का तो बहुत अच्छे से ज्ञान है, लेकिन अगर वह जो है तो अपने ज्ञान को अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लोगों तक प्रेषित यानी नहीं कर पाता है, तो आपको जो है तो शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे संस्था का वातावरण, अगर संस्था का वातावरण बहुत अच्छा है, जैसे आप वहाँ पे लाइट हो गया, बोर्ड वगैरह हो गए, जैसे डिजिटल बोर्ड्स वगैरह हो गए, वहाँ पर सुख सुविधाएँ हो गई, टेबल कुर्सी वगैरह ये सब, तो अगर अच्छी वहाँ सुविधाएं हैं तो देखिए इसका भी प्रभाव पड़ता है आपके शिक्षण पर। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो शिक्षण को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों इसमें जो है तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। फिर दोस्तों तो यहाँ पे शिक्षण की विधियाँ स्वाभाविक है दोस्तों, अगर आप टीचिंग का कार्य करते हैं तो आपको शिक्षण की विधियाँ का भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी टेक्निक्स जो है तो यूज कर रहे हैं।
ठीक है, कौन सी मेथड जो है तो अपनी टीचिंग भी जो है तो यूज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में देखिए बहुत से टीचर हैं कि देखते हैं कि बहुत सारे फेमस है। वो किस लिए फेमस है? क्योंकि वो शिक्षण में विधियाँ जो मेथड्स जो है शिक्षण के लिए बहुत अलग अलग तरीके से सब यूज करते हैं। तो उनकी क्या है, जो शिक्षण विधि बहुत ही इफेक्टिव होती है। लोग देखते हैं अच्छी तरह से लोगों को अपनी बात जो है तो बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो आपको शिक्षण विधियाँ पढ़ना रहता है फर्स्ट यूनिट में। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर दोस्तों अगला आपके यहाँ पर हो जाता है ये शिक्षण सहायक सामग्री। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आप टीचिंग का काम करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सहायक सामग्री का मतलब है कि जैसे आपको बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, बुक्स हो गई, या फिर मानचित्र हो गया, कोई डायग्राम हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो जो शिक्षण में जो चीज़ सहायक होती है उसको क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री होती है दोस्तों। तो आपके लिए जो है तो आपके सिलेबस में भी मेंशन है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला, मूल्यांकन प्रणाली। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रणाली में ये है दोस्तों कि जैसे आप टीचिंग का कार्य करते हैं दोस्तों, तो जो आपके लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, उनका जो है आपको मूल्यांकन भी करना होता है। कि कभी आप पढ़ाते हैं तो उस समय मूल्यांकन करते हैं, कभी आप मंथ में मूल्यांकन करते हैं, कभी आप वार्षिक या 6 माह में मूल्यांकन करते हैं, या फिर आप लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। देखिए तो इस मूल्यांकन जो प्रणाली होती है उसके लिए आप कौन सी प्रणाली यूज कर रहे हैं। जैसे आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ सेशनल वगैरह, सीसी वगैरह एग्जाम्स होते हैं। तो देखिए ये सभी क्या है, मूल्यांकन प्रणालियाँ होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको जो आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों आगे समझते हैं सेकंड यूनिट। तो दोस्तों आपका जो सेकंड यूनिट है जो है आपका अनुसंधान अभिक्षमता, यानी दोस्तों इसको इंग्लिश में कहेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए दोस्तों, आप जो है तो अगर सेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तो आप जो है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो दोस्तों आप में से जो है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। आप में से ही बहुत से लोग क्या है एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। आप में से ही बहुत से लोग क्या है प्रोफेसर बनेंगे। आप में से बहुत से लोग जो है तो डीन बनेंगे। ठीक है, आप अपने उसके जो है तो सब्जेक्ट के संख्या के जो है डिपार्टमेंट भी बनेंगे, डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनेंगे। और बहुत से लोग जो है तो कुलाधिपति आप में से ये सब लोग बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि देखिए जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो दोस्तों अगर आपको सह प्राध्यापक यानी एसोसिएट प्रोफेसर बनना है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको जो है तो आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। 5 साल के अनुभव के साथ साथ कम से कम आपके पास जो है तो 5-6 रिसर्च पेपर होने चाहिए, अपने नाम से पब्लिश होने चाहिए दोस्तों। और साथ ही में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि आप जो है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपके लिए रिसर्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पीएचडी भी करते हैं तो आपके लिए रिसर्च जो है तो इम्पोर्टेंट है। या फिर आप आगे जो है तो एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। आगे मतलब जो भी आप जिस पोस्ट पे जाना चाहेंगे उसके लिए जो है तो आपको प्रमोशन के लिए सारी चीज़ें आपको ज़रूरी रहती है, क्योंकि आपको वहाँ पे रिसर्च पेपर वगैरह भी ये सब जो है तो पब्लिश कराना रहता है दोस्तों। तो उसके लिए जो है तो आप रिसर्च करते हैं तो दोस्तों उसके लिए जो है तो आपको अनुसंधान अभिक्षमता जो होती है रिसर्च एप्टीट्यूड जो है तो वो आपके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसंधान के बारे में कि रिसर्च क्या है दोस्तों। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ नया खोजते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट भी है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट में क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, कुछ सारी चीज़ें उसमें आपको जो है तो नया भी करना रहता है। आपके सब्जेक्ट में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें रिसर्च हो भी चुका होता है, तो दोस्तों उसमें से जो आपको कुछ क्या है उसमें कुछ नया खोज करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आप जो है तो वहाँ पर रिसर्च करते हैं, तो दोस्तों उसी को कहते हैं रिसर्च। आप मतलब कुछ भी चीज़ में मतलब क्या है उसमें कुछ नया खोजना। ठीक, तो दोस्तों उसके लिए आपको अनुसंधान का अर्थ पता होना चाहिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों रिसर्च की आपको विशेषताएं भी पता होना चाहिए, वही रिसर्च की विशेषताएं क्या होती है। और इसमें दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको जो है तो आपके सेकंड यूनिट यानी रिसर्च एप्टीट्यूड में दोस्तों ये आपका अनुसंधान अर्थ विशेषताएं और प्रकार इंक्लूड है। इसको भी आपके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही दोस्तों फिर देखते हैं आगे अनुसंधान के सोपान। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर आप रिसर्च करने जाएंगे, अगर आपको रिसर्च करना होगा दोस्तों, तो आपके उसके जो है तो अनुसंधान रिसर्च के चरण भी पता होने चाहिए। वही रिसर्च तो ऐसा नहीं कि आप बस कुछ भी ला करके आप जो है तो आप अपना थीसिस वगैरह रिसर्च पेपर वगैरह लिख के पब्लिश कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं। उसमें भी एक निर्धारित चरण होते होंगे कि आप जो है जैसे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर जो है तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो भी है फिर आप जो है तथ्य हुआ आंकड़े इकट्ठे करेंगे। तो बहुत सारी क्या हो इसमें जो है तो आपके चरण होते हैं। आपका रिसर्च जो होता है कई चरणों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये पढ़ना रहता है अनुसंधान के सोपान। फिर दोस्तों चलिए आगे देखते हैं
फिर दोस्तों यहाँ पर अनुसंधान की विधियाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अगर आपको रिसर्च करना होगा दोस्तों, तो आप रिसर्च के लिए जो है तो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अनुसंधान की विधियाँ भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं अनुसंधान में नैतिकता। अनुसंधान में नैतिकता का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप कोई भी रिसर्च करेंगे, कहीं से भी आप आंकड़े या डाटा इकट्ठा करेंगे, तो उसमें जो है तो आप नैतिक रूप से बिना मतलब किसी का डाटा चुराए जो है तो आप ईमानदारी पूर्वक जो भी अपने तथ्य एवं आंकड़े इकट्ठे करेंगे, तो उसको कहते हैं अनुसंधान में नैतिकता। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप रिसर्च करते हैं तो देखिए आपको पेपर्स वगैरह भी लिखने होते हैं, निबंध, लेख वगैरह भी लिखने होते हैं दोस्तों, और आपको कार्यशाला वगैरह में भी क्या है सम्मिलित होना पड़ता है। कार्यशाला को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं वर्कशॉप, ठीक है। और संगोष्ठी एवं सम्मेलन देखिए तो दोस्तों आप संगोष्ठी एवं सम्मेलन में भी आप जाते हैं, वहाँ पे परिसंवाद करते हैं दोस्तों, जो भी अपने रिसर्च पेपर से संबंधित जो भी आपका टॉपिक्स होता है या उससे संबंधित जो अपना थीसिस वगैरह जो भी बनाते हैं उसको सम्मिलित करते हैं। तो संगोष्ठी एवं सम्मेलन में क्या है, आप जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, उनके बीच जो है आपको वार्तालाप करना होता है दोस्तों। संगोष्ठी जो होता है दोस्तों, तो ये छोटे आकार का होता है, और सम्मेलन जो है ये बड़े आकार का होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। फिर साथ ही दोस्तों फिर देखते हैं आगे, यहाँ पर आता है शोध प्रबंध, ठीक है। तो शोध प्रबंध को ही दोस्तों कहते हैं थीसिस। जैसे आप पीएचडी भी अगर करते हैं तो आपको फाइनली जो आपको जैसे आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जो भी तथ्य एवं आंकड़े इकट्ठा करने हैं, फाइनली दोस्तों उससे संबंधित जो आपको लेख लिखना होता है, जो आपका रिसर्च या टॉपिक जो रहता है उससे संबंधित जो भी आपको लेख लिखना होता है उसको कहते हैं शोध प्रबंध, इसी को कहते हैं दोस्तों थीसिस। तो दोस्तों आपको थीसिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि थीसिस कैसे लिखते हैं, इसकी विशेषताएँ क्या है, इसका प्रारूप क्या होता है थीसिस वगैरह बनाने का। तो दोस्तों यहाँ पर अनुसंधान अभिक्षमता में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा दोस्तों। तो आपके लिए जो फर्स्ट पेपर में है दोस्तों अनुसंधान जो अभिक्षमता है, इसके जो है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसको, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। फिर दोस्तों अगला देखते हैं, आपका यहाँ पे आता है जो है अध्ययन बोध। क्या है? अध्ययन बोध। दोस्तों आप इसमें जो है तो एक गद्यांश दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दोस्तों दे दिया जाएगा, ठीक। उसमें जो है तो गद्यांश में दोस्तों देखिए आपको उसको पढ़ करके आप जो उसको पढ़ेंगे, उस गद्यांश को या पैराग्राफ को जो आप पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें से आपसे जो है फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। देखिए दोस्तों गद्यांश यहाँ पे देने का मतलब ये है कि आयोग आपसे यह जानने की कोशिश करता है कि आप किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं, देखिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है, आप किसी कॉलेज महाविद्यालय में रहेंगे तो स्वाभाविक है दोस्तों आपको पत्र व्यवहार करना होगा, एक जगह से दूसरी स्थान पर कहीं भी आप पत्र भेजेंगे, कहीं से आपके पास पत्र आएगा, कुछ भी है, या आप बुक भी पर जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका जो भाव निकल कर आता है, जो अर्थ निकल कर आता है, आप उसको कितने अच्छे ढंग से जो है तो उसको आप समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके पेपर में जो कम्प्रहेंसिव जो यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, कम्प्रहेंशन इसलिए पूछा जाता है कि आप उसको किसी चीज़ को पढ़ करके उसको कितने अच्छे ढंग से आप उसका बोध करते हैं, इसको भाव को ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों उससे संबंधित फिर आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अध्ययन बोध जो है तो आपके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों आपकी अगली यूनिट जो आती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी है ये संचार यानी कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों आप स्वाभाविक है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपको क्या है, आप संचार यानी कम्युनिकेट करेंगे दोस्तों। कम्युनिकेट कैसे? जैसे आप स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप करेंगे, मतलब तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेट यानी संचार करना कहते हैं। आप उनसे बात करेंगे, आप अपनी बात जो अपनी सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आपको बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, बच्चों को कितने ढंग से क्या है आप उसको समझा पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं कम्युनिकेट। या फिर संचार, आप जैसे आप किसी कॉलेज या महाविद्यालय में तो स्वाभाविक है आपको वार्तालाप करना रहेगा किससे, आप किसी किसी अदर कॉलेज से या महाविद्यालय से आपको पत्र व्यवहार करने रहेंगे, संचार कम्युनिकेट करने रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको जो है तो संचार को पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया गया है कम्युनिकेट को। तो इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे संचार क्या है दोस्तों, फिर संचार की आप प्रकृति भी पढ़ेंगे कि संचार की प्रकृति क्या होती है, एवं संचार की विशेषताएं क्या होती है, एवं संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। साथ यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा जो है तो अवरोध एवं कक्षा में प्रभावी संचार। मतलब दोस्तों यहाँ पे अवरोध का मतलब है कि देखिए जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर अभी समझा रहा हूँ कुछ भी, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो अगर हमारे कम्युनिकेट करते समय कोई भी अगर बाधा आती है, कोई भी कठिनाई आती है, जैसे अगर आपके मोबाइल में अगर बोले तो जैसे साउंड थोड़ा आपका ख़राब हो जाए, नेटवर्क इशू आ जाए, या फिर मैं अपनी आवाज़ जो है तो आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ में कोई गड़बड़ी हो, ठीक है, तो इनमें जो गलतियाँ होंगी, ठीक है ना, कि हम
हमारे जो हम कम्युनिकेट आप लोगों से कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जो चीज़ बाधा डालेगी उसको क्या कहेंगे, अवरोध यानी बैरियर्स कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन इसको बैरियर्स कहते हैं। फिर दोस्तों कक्षा में प्रभावी संचार। कक्षा में प्रभावी संचार का मतलब कि दोस्तों जैसे आप क्लास में जो है आप संचार करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पे आप जो है तो प्रभावी तरीके से कैसे जो है तो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि आप जैसे अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं तो आप कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे आप साउंड वगैरह अगर लगाते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अगर आप संचार कर पा रहे हैं, तो ये जो होते हैं कच्चे तो प्रभावी संचार के माध्यम होते हैं कि मतलब आप प्रभावी तरीके से इफेक्टिव तरीके कैसे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। चलिए दोस्तों फिर समझते हैं अगली यूनिट। तो दोस्तों फिर अगली चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आपकी अगली यूनिट आती है 5वीं यूनिट। दोस्तों यहाँ पर जो है तो रीजनिंग है आपका, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी इंक्लूड होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना होता है अंक श्रेणी, यानी जो नंबर सीरीज होती हैं, जो नंबर के रूप में कुछ श्रेणियाँ आपको दी जाती हैं, उससे संबंधित जो है तो आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ आपको जो है तो नंबर सीरीज को यहाँ पढ़ना रहता है, साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ना रहता है अक्षर सीरीज। दोस्तों आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है, जैसे ABCD से संबंधित ऐसे होती हैं कुछ सीरीज होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 श्रेणी भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कोड लेखन। दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है तो कोडिंग डिकोडिंग का भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों संबंध यानी रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको जो है तो रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसका कौन क्या लगेगा रिश्ते में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें वर्गीकरण से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको जो है जितना भी सारा चीज़ है क्या है, आपको सिलेबस अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। तो अगर आप यकीन मानिए, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको जो है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारा सिलेबस कुछ और होता है, हम सिलेबस किसी और का, हमको बनना असिस्टेंट प्रोफेसर है, हमारे इसमें सिलेबस ये में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन हम क्या करेंगे SSC का सिलेबस उठाकर बैठ जाएंगे, रेलवे का सिलेबस उठाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह में क्या है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। दोस्तों अगर हम सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि हमारे जो हमारे एग्जाम है, सेट के एग्जाम है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, तो दोस्तों क्या हम अपने जो है तो लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। हमको क्या है कि हम जो हमारा सिलेबस है उसी में हमको क्या है, उसी में हमको आगे पढ़ना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो दोस्तों आज जो है तो बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में बाकी हम समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगर हमारे द्वारा जब भी कोई ऐसी ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।